नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने जेडीयू की मांग और मांग पर नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जाए, ये मांग रखी गई है। जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल की तरफ से ये मांग रखी गई है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के लिए जेडीयू ये चाहता है कि उन्हें एनडीए का संयोजक बनाया जाए। ये मांग रखी है जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल की तरफ से, ये मांग रखी गई। इस वक्त राजनीतिक तौर पर यह बड़ी खबर, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए के अंदर संयोजक की भूमिका तय करने की मांग जेडीयू के सांसद रख रहे हैं। जेडीयू के सांसद है रामप्रीत मंडल। उन्होंने कहा है कि एनडीए का संयोजक ये दायित्व जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाए। और जेडीयू की इस मांग पर अब इंतजार करिए कि बीजेपी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, सहयोगी दलों की क्या है राय, क्योंकि जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने इस बयान को देकर ये तो जाहिर कर दिया है कि वो ये जरूर चाहते हैं, हालांकि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है या जेडीयू के अंदर भीतर खाने इस तरह की मांग उठ रही है, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त एनडीए का संयोजक बनाए जाने की मांग जो है वो जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल की तरफ से की गई। आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, ये लोग सब मिल बैठ करके बिहार के चुनाव को देखते हुए ये संयोजक होना चाहिए एनडीए गठबंधन में। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो नेता बैठ करके, जैसे कि जीतनराम मांझी जी भी आ रहे हैं, चिराग पासवान जी भी आ रहे हैं, बहुत सारे नेता आकर के आपस में बैठ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है। मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम सब मिल बैठ करके कि एनडीए संयोजक होना बहुत जरूरी है, चाहे बिहार में बनावे चाहे आप दिल्ली में बनावे। हमारे माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी भी हैं, अगर उनका नाम दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं नीतीश कुमार एनडीए के संयोजक बने, ज्यादा बेहतर होगा? मेरा एक अनुरोध है, मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से और जो एनडीए के गठबंधन के पांचों दल हैं, हम लोग पांचों। और देखिए, इस वक्त राजनीतिक तौर पर यह बड़ी खबर और बीजेपी प्रवक्ता राम सागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत राम सागर जी आपका, और आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगी, क्योंकि जेडीयू के सांसद जो हैं रामप्रीत मंडल, वो कह रहे हैं कि संयोजक की भूमिका की जरूरत है और ये भूमिका नीतीश कुमार से बेहतर कोई निभा नहीं सकता है। धन्यवाद। उन्होंने जो कहा है वही तो भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम पांचों पार्टियां लगे हुए हैं बिहार के विकास के लिए, इसमें कहा दो मत है। और उनके नेतृत्व में अभी भी चुनाव भी लड़ेंगे और आगे भी उनके नेतृत्व में काम बिहार करने जा रहा है विकास के लिए। राम सागर जी, लेकिन ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर जेडीयू की तरफ से ये मांग रखी जा रही है तो क्या उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि ये दायित्व नीतीश कुमार ही निभा रहे हैं या निभाते रहेंगे? देखिए मैडम, ये रामप्रीत मंडल जी के तरफ से डिमांड हुआ है। जदयू के कोई प्रवक्ता या अध्यक्ष कहे होते तो वो जदयू के तरफ से डिमांड की बात होती। ये रामप्रीत मंडल जी का अपना विचार है और मैं उनके विचार का स्वागत करता हूँ। नहीं, आखिर अभी इसका औचित्य क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है ये संयोजक वाला जो पद है ना, बड़े दलों के अंदर बहुत स्थितियों को बिगाड़ती हुई नजर आई। हमने देखा था एनडीए गठबंधन में भी नीतीश कुमार को संयोजक की भूमिका नहीं मिली, तो उसे लेकर क्या परिस्थितियां बन गई। अब इस वक्त नीतीश कुमार को क्यों संयोजक की भूमिका मिल जाए, ये मांग की जा रही है। रामप्रीत मंडल भले वो कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत राय भले क्यों ना हो। मैडम, आप पीछे का जब एनडीए का इतिहास देखेंगे तो संयोजक तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब रहे हैं, संयोजक शरद पवार जी रहे हैं, वो जदयू के ही नेता रहे हैं दोनों। तो नीतीश कुमार भी हो सकते हैं बीजेपी के तरफ से या और एलाइज के तरफ से कहीं कोई ऑब्जेक्शन का बात नहीं है। हमारे साथ अभिषेक झा भी जुड़ गए, जरा उनसे भी उनकी राय जान लूं कि आखिर अभिषेक, जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जो कह रहे हैं ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है या पार्टी के अंदर इस तरह की राय लोग रखते हैं? देखिए, पार्टी के अंदर नेता होते हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। हर कोई अपने नेता को चाहते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, रखते हैं, लेकिन ये पार्टी की कोई आधिकारिक राय नहीं है, ये उनकी निजी राय है। और एक
सम्मान की बात सभी लोग कहते हैं अपने नेता के विषय में, लेकिन वर्तमान परिस्थिति यही है कि नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता बिहार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, मजबूती से उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। संयोजक बनाया जाना इस वक्त जरूरी आपको लगता है कि एनडीए के अंदर संयोजक होना चाहिए? देखिए, ये सब जो बातें आप मुझसे पूछ रही हैं सब आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, औचित्य नहीं है, जरूरत नहीं है। एनडीए के वरीय नेता किसी भी फैसले को लेने के लिए सक्षम है, मिल बैठकर कोई भी फैसला होता है और मीडिया ट्रायल से कोई फैसला नहीं होता है। ठीक, ये जरूरत लगती है क्या अभिषेक? मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि एनडीए के अंदर संयोजक की जरूरत है क्या? क्योंकि आप जो सवाल मुझसे पूछ रही हैं, मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। एनडीए के वरीय नेताओं के मार्गदर्शन, उनके विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला होता है और उसका क्रियान्वयन होता है। तो रामप्रीत मंडल को ये बात शायद नहीं समझ में आ रही होगी। निजी रूप से कहने में क्या दिक्कत है? निजी रूप से तो आप देखिए नहीं, सभी पार्टी के लोग कहते हैं अपने नेता के बारे में कि मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या दिक्कत है? इस चाहत को रखने में क्या दिक्कत है? लेकिन वास्तविकता वही होती है जो गठबंधन के लोग बैठकर तय करते हैं। तो यहाँ अगर बना भी दिया जाए तो कोई इसमें आपत्ति वाली बात नहीं है, ठीक है, हो जाए तो भी ठीक। आप सवाल मुझसे एक्टिव वॉइस में पूछिए, पैसिव वॉइस में पूछिए, दाएं घुमाकर पूछिए, बाएं घुमाकर पूछिए। अगर भविष्य की चीज है तो भविष्य के एंटिसिपेशन से कोई सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। अभिषेक, लेकिन राम सागर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि भाई सारा दायित्व तो नीतीश कुमार के तहत ही निभाया जा रहा है, वो वही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, फिर इस तरह की मांग की क्या जरूरत है? अरे भाई, मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि एनडीए के नेता नीतीश जी हैं, चेहरा नीतीश जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव और निश्चित रूप से जीतेंगे भी एक दिन। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राम सागर सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भले जेडीयू के सांसद ये कह रहे हो कि भाई संयोजक की भूमिका नीतीश कुमार की तरफ से निभाई जानी चाहिए, संयोजक उन्हें बनाया जाना चाहिए, लेकिन जेडीयू ये कह रहा है कि भाई नेतृत्व उन्हीं का है और इन्हीं के नेतृत्व में तमाम चीजें जो है इस वक्त की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़े, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई ये खबर है। झारखंड की जेएमएम ने 12 सीटों की मांग कर दी है। महागठबंधन से ये 12 सीटों की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से की गई है। यानी महागठबंधन में सीटों की दावेदारी सिर्फ बड़ी पार्टियों की तरफ से नहीं हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या उनके साथ दूसरी तमाम जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लेफ्ट की मांग हो। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पहले से कहता रहा है कि हमारे पास झारखंड में हेमंत सोरेन जैसा एक बड़ा चेहरा, विश्वसनीय चेहरा, और इस चेहरे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और 12 सीटों की मांग जो है उनकी तरफ से रख दी गई है। पटना संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जितने दलों को जोड़कर महागठबंधन, उतनी ही पेच सीटों को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए यहाँ सिर्फ सीटों को लेकर के पेच नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के भी पेच है। हालांकि आरजेडी लगातार ये कह रही है कि किसी को जो है त्रिशक्ति नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी हैं, वो महागठबंधन का सीएम फेस होंगे और उनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से इसकी घोषणा नहीं की गई। दूसरा बड़ी परेशानी जो है वो आरजेडी के सामने ये आ गई है कि जेएमएम ने ये मांग रख दी है 12 सीटों की। विधानसभा चुनाव में जेएमएम चाहता है कि 12 सीट उनसे मिले, और इसकी मांग जो है वो आरजेडी के समक्ष रख दी है। आरजेडी के सूत्रों से जो खबर है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जेएमएम ने 12 सीट का डिमांड किया है, और चूंकि जेएमएम का जो मनोबल है वो हाई है, वो इसलिए क्योंकि पिछले ही साल जो है झारखंड में चुनाव हुआ और जेएमएम जो है एनडीए की लाख पुरजोर कोशिश के बाद वहां पे सत्ता में वापसी कर लिया। वापस से जो हेमंत सोरेन है वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे काबिज हुए, तो उनको अपना दम पता है। और चूंकि बिहार का सटा हुआ सीमावर्ती जो इलाका है वहां पे जेएमएम का अच्छा प्रभाव है और बेहतर प्रभाव है, और इसी कारण से जेएमएम चाहता है कि उन सीटों पर उनकी धमक हो। बिल्कुल, तो सिर्फ संख्या को लेकर ये अभी इस वक्त परेशानी नहीं है। जब संख्या के साथ जगह के चयन की बात आएगी, विधानसभा सीटों की बात आएगी, वो भी बड़ी परेशानी का सबब महागठबंधन के लिए बनती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित। की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद का मतलब ही है अपराधी।
लालू परिवार पहले कानून बनाकर जेल भेजता है और बाद में कहता है कि छुड़ा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद की सरकार के समय ही पासी समाज के लोगों को जेल भेजा जाता था। तो लालू प्रसाद का मतलब अपराधी और लालू सरकार में जेल भेजे गए पासी समाज के लोग, और आज ये लोग पासी समाज के हितैषी बनने का झूठा और खोखला दावा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की तरफ से लालू प्रसाद पर यह जोरदार हमला किया गया बयानों के जरिए। तो लालू प्रसाद का मतलब है अपराधी, ये कहते नजर आए सम्राट चौधरी। लालू सरकार में क्या हुआ करता था लोगों को याद होगा, क्योंकि कानून भी बनाए जाते थे और उसी कानून के तहत लोगों को जेल भिजवाया जाता था और फिर छुड़ाने का दावा किया जाता था। लालू जी का मतलब ही है अपराधी, और लालू जी का परिवार पहले कानून बनाकर जेल में भेज देता है और तब कहता है कि हम छुड़ा देंगे। अरे तो जब कानून बन रहा था तो उस दिन विरोध क्यों नहीं किया? लालू जी का परिवार कानून बनाकर पासी समाज के लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहा है। यही लोग बैठे हुए थे सरकार में ना। हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं कि नशाबंदी के कानून जो नीतीश कुमार जी ने लागू किया है उस पर कार्रवाई होता रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह व्यवस्था किया है कि जो नीरा उद्योग है उसको पूर्ण रूप से हम बढ़ाने का काम करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से नीरा पर उद्योग लगाने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ तब जब आरजेडी के पासी महाजुटान में तेजस्वी ने कई बड़े बड़े दावे किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ताड़ी प्राकृतिक है और इस पर प्रतिबंध सही नहीं है। अगर हमारी सरकार बनी तो इस पर विचार किया जाएगा। अपने भविष्य को बेहतर करना है, नया बिहार बनाना है, और इसीलिए इस बयान के बाद ही ये पूरा का पूरा बवाल जो है वो खड़ा हुआ है। शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी, हमारी तरफ से जुड़ चुके हैं इस वक्त। शक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई अपराध और अपराधी ये बिल्कुल अलग नहीं है आरजेडी से, ये लोग कानून बनाते हैं और फिर उसी कानून को तोड़ने की बात करते हैं। असल बात है कि नए नवेले जो एक नंबर के डिप्टी सीएम ने जो कहा, ये अपराध और अपराधी दोनों के संरक्षक है, वंशानुगत है, ये कोई पहली बार नहीं है। और इसलिए मैंने एक बार कान खोल के कहा कि इनको जानकारी का अभाव है थोड़ा। और जब लागू हुआ था शराबबंदी कानून तो एक कमिटमेंट हुआ था कि बिहार के प्रत्येक प्रखंड या पंचायत स्तर पर हम नीरा का काम करेंगे ताकि पासी समाज के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन लंबे समय से गए, 10 साल से गए, बल्कि परेशान हो रहे हैं समाज के लोग। तेजस्वी जी ने कहा कि हम इसको अब जो बंदी शराबबंदी है इससे हम अलग रखेंगे इसको, क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए किया गया उनके खेती बाड़ी मारी जाए। तो क्या आरजेडी नशा मुक्ति के खिलाफ है? क्या वो ये जिस तरीके से कहा जा रहा है उसका आशय ये है कि अगर सरकार बनी, सरकार में आए तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए? आप उसको अलग नैरेटिव सेट नहीं करें। मैंने कहा कि ताड़ी को यह करके बैंड किया गया था, ताड़ी को शराबबंदी में जोड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन इसलिए जोड़ा गया कि ताड़ी को हम लोग जो है नीरा बना करके पीड़ा तक निर्माण करने की बात कही गई थी, गुण तक निर्माण करने की बात कही गई थी। अब वो चीजें को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा को अलग खास जाति का पेशा उसको आप हाशिए। ऐसे तो बिहार बेरोजगारी के दलदल में है। पोर्टल पर सरकार, भारत सरकार के करोड़ जो तो नशा मुक्ति के खिलाफ आरजेडी नहीं है। ताड़ी पर जो बैन है, ताड़ी से नीरा बनाने की जो आप लोगों की सोच थी या भावना थी, उससे पासी समाज परेशान है, उस पर विचार करने की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ये कह रहे हैं शक्ति जी? नहीं, बिहार में आज के डेट में गांजा, अफीम, चरस जिस तरह से इसीलिए तो सवाल उठा था शक्ति जी, इसलिए मैंने पूछा कि ये नशा मुक्ति का संदर्भ क्या है? ये सिर्फ ताड़ी से संदर्भ है या तमाम दूसरी जितनी भी नशे से जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हें लेकर ये संदर्भ था? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजस्वी यादव के बयान के बाद एनडीए नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि आरजेडी नशाबंदी खत्म करना चाहता है, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने इस पर सरकार को ही घेरा है।
तो उसी तरह जब ताड़ी की बात उन्होंने किया तो ताड़ी की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। ताड़ी का जो पहला फॉर्मेट होता है वो नीर होता है, और ताड़ी बोल देना कि हम आएंगे तो ताड़ी को हम प्रोफेशनल ये करेंगे, इसका मतलब है कि आप शराबबंदी से अलग हट रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, इस शराबबंदी पे जांच भी करेगी और समीक्षा भी करेगी, और ये 40,000 50,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जिस शराबबंदी के नाम से जो है सरकारी पैसा का जो लूट हो रहा है, जो राजस्व सरकार को आना चाहिए, वो जो है पॉलिटिकल पार्टी और सत्ता दल के लोगों को पैसा जा रहा है, उस पे हमारी सरकार आएगी, जांच करेगी। तो मुझे जहां तक स्मरण है कि 10 नंबर में ताड़ी के पेड़ों की बहुत संख्या है। मीडिया को समय निश्चित करके बुला लीजिए और ताड़ी पी लीजिए, और प्रत्यक्ष प्रयोग करके IGIMS, PMCH, NMCH या डॉक्टर लाल पैथोलॉजी, तो उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट जारी करिए कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव हुआ, उससे क्या क्या लाभ हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने अगर शराबबंदी लागू किया, ताड़ी पर अगर रोक लगाया, तो उनको वैकल्पिक रोजगार दिया। राजद के युवराज को नशा से न जाने कैसा लगाव है। चुनाव के दौरान शराब कंपनियों से चंदा भी लेते हैं, शराब बंद करने का नाटक भी करते हैं, और दूसरे नशा पेय पदार्थ को चालू करने का आश्वासन भी देते हैं। अब राजद के युवराज ही साफ करेंगे कि वो नशा पे उनका क्या मंतव्य है। तो देखिए, बिहार में ताड़ी और नीरा को लेकर लंबे समय से बहस जो है छिड़ी हुई है। ताड़ी और नीरा दोनों ही ताड़ के पेड़ से निकाले जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से तासीर में बिल्कुल अलग हैं। आप इस तरीके से समझिए कि दोनों के अंतर को लेकर ही ये कहा जा रहा है कि शराब के एक दायरे में कैसे ये आता है और इसलिए इस पर कैसे रोक लगनी चाहिए। ताड़ का फॉर्मेट एक रस है फॉर्मेंटेड, और नीरा की बात करें तो ताड़ का एक फॉर्मेंटेड रस ये नहीं माना जाता है। इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए इस पर इतनी सियासत तेज है। अल्कोहल है एक तरीके से, ताड़ी को देखा जाए तो इसकी तासीर उसी रूप में आती है। नीरा की बात करें तो ये अल्कोहल की श्रेणी में नहीं आता है और इसीलिए इस पर भी बहस छिड़ी हुई है। मादक पदार्थ के रूप में इसका सेवन किया जाता है। अगर ताड़ी को देखें, नीरा को देखें तो नीरा जो है एक पौष्टिक पेय पदार्थ के तौर पर जो है उसे देखा जाता है और इसीलिए उसे सही भी माना जाता है सेहत के लिहाज से। लेकिन ये अंतर, इसे कब कैसे किस रूप में ग्रहण करना है, कितना लेना है, ये सब कुछ उसकी तासीर को बदल देता है और इसीलिए इस पर सियासत इस कदर तेज नजर आती है। अब दूसरी बात करें तो स्वास्थ्य के लिए ये बहुत हानिकारक है ताड़ी, और इसीलिए इसे लेकर जेडीयू कह रही है कि भाई हमें बहुत सोच समझकर इस पर प्रतिबंध लगाए। कई तरह के पोषक पदार्थ नीरा के अंदर देखे जाएं तो पाए जाते हैं। कुछ समय तक स्टोर इसे किया जाता है ताड़ी को, और वहीं नीरा की बात करें तो नीरा ताजा होने पर ही मिलता है। जैसे सुबह सुबह अगर आप उसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए एक औषधि का काम करता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण उस पर पड़ेगी उसकी तासीर बदल जाएगी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मादक पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसीलिए इस पर इतनी बहस है। ताड़ का ये फर्मेंटेड रस, और अब इसे लेकर के इस पर सियासत जो है बहुत तेज होती हुई नजर आती है। चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से ताड़ी और नीरा, इस पर चर्चा जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। आरजेडी के पासी महाजुटान के बाद से ताड़ी जो एक बार फिर से चर्चे में आ चुकी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बनी तो ताड़ी से रोक जो है वो हटा दिया जाएगा, शराबबंदी कानून में सुधार किया जाएगा। तेजस्वी यादव कहते हैं, ये उस कार्यक्रम में मौजूद थे जब इस तरीके का बयान तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जा रहा था और आरजेडी के पासी महाजुटान में वो पहुंचे हुए थे। तेजस्वी कहते हैं कि सरकार बनी तो ताड़ी से रोक हटा देंगे। उस तरीके से इस बयान का सामने आना और सियासत का गर्म हो जाना। शराबबंदी कानून में सुधार किया जाएगा, तेजस्वी यादव ये कहते हैं। सीएम ने खुद नीरा के सेवन की अपील की थी, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार ताड़ी नहीं नीरा के पक्ष में है और इसीलिए सीएम ने खुद नीरा को लेकर कहा था कि इसका सेवन किया जाना चाहिए, ये जरूरी है। अब ये समझना जरूरी है कि ताड़ी से नशा होता है और कई बार ताड़ी पीने के बाद हादसे की खबरें भी सामने आ जाती हैं। इसीलिए ताड़ी सेहत के लिए नुकसानदायक है, जबकि नीरा अमृत के समान इसका इस्तेमाल होता है। अगर ताड़ी से रोक हटती है तो क्या सवाल यहीं से खड़ा होता है, ये नशाबंदी के खिलाफ नहीं होगा? क्योंकि जेडीयू कह रही है कि भाई ये समझना और ये समझाना दोनों ही बहुत महीन और बारीक सी एक लाइन है जिसे लोगों के बीच पहुंचाना है।
बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। माइंस अधिकारी की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। तत्कालीन माइंस अधिकारी गोपाल साह पर शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। निगरानी की विशेष जो कोर्ट है उस कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति की जब्ती की जाएगी। जब्त संपत्ति में जमीन के 4 प्लॉट शामिल हैं, अपार्टमेंट और इस अपार्टमेंट के फ्लैट, बैंक समेत कई वित्तीय संस्थान हैं, उनमें भारी निवेश को जब्त करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। पत्नी सुशीला साह और बेटे चंदन के साथ सन्नी की संपत्ति को जब्त करने के आदेश भी इसमें शामिल हैं। पटना संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ी खबर कार्रवाई के तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया गया है और निगरानी की विशेष अदालत ने भागलपुर के तत्कालीन जो डेवलपमेंट अफसर है, माइंस अफसर गोपाल साह, उनकी 1 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। गोपाल साह के अलावा उनकी पत्नी जो है सुशीला साह और उनके 2 बेटे और 1 बेटी, कुल मिलाकर इनकी संपत्ति 1 करोड़ 40 लाख आंकी गई है और उनकी संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। पटना के जिलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर वो संपत्ति जब्त करें। इसमें जमीन के 4 प्लॉट हैं, अपार्टमेंट के फ्लैट्स हैं और कई बैंक और वित्तीय संस्थानों में निवेश है। तो एक बड़ी कार्रवाई निगरानी की विशेष अदालत की और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, चूंकि नीतीश सरकार की करप्शन के अगेंस्ट में 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रही है और इसी के तहत आज की कार्रवाई को एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि 15 दिनों के भीतर ये इस कार्रवाई को पूरा कर देना है। जी बिल्कुल, जो कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार 15 दिनों के अंदर ये कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली जाएगी। 15 से 1 महीने तक की अवधि दी गई है इसको पूरा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय समान जानकारी के लिए। तो निगरानी की विशेष कोर्ट की तरफ से आदेश, इसमें 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। 15 दिनों की डेडलाइन दी गई है, जिसके अंदर पत्नी बेटे की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई निगरानी की तरफ से। तो माइंस अधिकारी की संपत्ति को जब्त किया जाना है। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां शाम अमित शाह से जीतन राम मांझी की मुलाकात होने वाली है। जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात के पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की है उनसे। नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और यह माना जा रहा है कि ये मुलाकात राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से इस वक्त सीटों को लेकर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, ये मुलाकात क्या उसी दबाव का एक तरीके से हिस्सा माना जाए। अमित शाह से मुलाकात होने वाली है, शाम का वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त ये मुलाकात होगी अमित शाह से जीतन राम मांझी की। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।